Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of January 2026. तो गाइज आज है तारीख 28 जनवरी 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है साउथ कोरिया को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा आज के थंबनेल के अंदर में कितने सारे टॉपिक हैं जो कि हमको डिस्कस करना है। और आज का न्यूज़पेपर हमारे लिए इसलिए भी इतना काम का है क्योंकि हर एक आर्टिकल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल रहा है जो यूपीएससी से रिलेटेड है, या यूपीएससी ने उससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पूछे हुए हैं। वो सब कुछ मैं आपको कवर करवाता हूँ। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस बाकी सबसे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि हम हर एक आर्टिकल को पीवाईक्यूज़ के साथ में लिंक करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में लिंक करते हैं, एंड एक इन डेप्थ एनालिसिस होता है। वाकई में जो डिटेल्स हैं उन गहराइयों में जाके समझते हैं कि आर्टिकल एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ। कल मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और देर रात बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव भी किए हैं कि सर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बहुत डिटेल से कवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत विस्तार से कवर करेंगे, हर एक एस्पेक्शनल डिटेल को समझेंगे। हम बात करेंगे कि आखिरकार इसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स क्यों कहा जा रहा है, इस एग्रीमेंट में क्या क्या डिसाइड हुआ है, भारत को क्या फ़ायदा होगा, यूरोपियन यूनियन को क्या फ़ायदा होगा, हर एक बात जानने को मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज द स्टेट इम्पैक्ट। भारत के अंदर हर एक राज्यों के अंदर में क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल के आपके सामने इस तरीके से पीडीएफ रेडी किया है। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों से इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि बताओ रिसेंटली मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट न्यूज़ में है, ये क्या है? तो ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का यहां पर यह एग्रीमेंट है। इसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि एक छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा मत समझो किसी दो देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया। एक तो कंट्री है अपना इंडिया, लेकिन साथ ही साथ में दूसरी तरफ जो है वो है यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जिसमें ऑलरेडी 27 नेशंस हमको देखने को मिलेंगे, उनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया के बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसको अभी बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है। आप इमेजिन करो 97% जो भारत अपना एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट टैक्स फ्री हो जाएगा, टैरिफ फ्री हो जाएगा। उस पर यूरोपियन यूनियन टैक्स नहीं लगाएगा, और टैक्स नहीं लगाएगा दैट मीन्स वो सारा का सारा सामान यूरोपियन यूनियन में सस्ता बिकेगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इंडिया को ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर करके बेचना होगा, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। और स्पेशली हमने उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया है जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। प्लीज़ इस बात को नोट करिएगा, क्योंकि हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज़ अगर ग्रो करेंगी, ये सामान यूरोपियन यूनियन में अगर ज़्यादा बिकेगा तो इंडिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सारे सेक्टर्स हमने चुने हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है आज के समय पर। वो भी यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो अगर आप देखोगे तो केवल यहाँ पर इंडिया को फ़ायदा नहीं हो रहा है, यूरोपियन यूनियन को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। यूरोपियन यूनियन से आने वाला बहुत सारा आइटम ऐसा है जिस पे भारत आज जो टैक्स हम लोग लगाते हैं उसको एलिमिनेट कर रहे हैं या तो कम कर रहे हैं। जो आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है कि 96 से लेकर 97% तक का यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट आज भारत में हो रहा है, भारत जो यूरोपियन यूनियन से सामान परचेज कर रहा है, उस पर टैक्सेस को हम एलिमिनेट करने वाले हैं या कम करने वाले हैं। और इतना ही दोस्तों, यहां पर इंडिया को भी फायदा होने वाला है। यानी दोनों कंट्रीज मिलकर अपने बायलेटरल ट्रेड को, दोनों कंट्रीज बार बार मुंह से निकलने वाला है, लेकिन यहां पर एक है पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और दूसरा यहां पर एक इंडिया है, समझे? तो दोनों के बीच का अभी तक का एक डीपेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है। इतना ज्यादा डीपर एग्रीमेंट किसी के साथ में साइन नहीं किया गया है जैसा अब ये साइन हुआ है। भारत ने इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे और आपने देखा कि लगभग पिछले 6 सालों में 8 देशों के साथ में एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एफटीए विच इज़ अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन यह है कि इतने सारे एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी जो सबसे गहरा एग्रीमेंट साइन हुआ है, सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है, इवन दुनिया में इतना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ जितना बड़ा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये कंडक्ट किया गया है।
नाउ अब आता है दोस्तों यहाँ पर एक एक करके बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द यूरोपियन यूनियन गेन? तो भाई यूरोपियन यूनियन को इसके बदले में क्या मिलेगा? ये डील करने के बाद में पहली बात तो हम समझने वाले हैं यूरोपियन यूनियन को क्या फ़ायदा होगा, फिर हम दूसरे पार्ट में समझेंगे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन से आने वाली जो वाइन है उस पर आज 150% टैरिफ लगता है, इतना टैक्स इंडिया में लगता है। अब जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा उतना महंगा होगा, लोग कम परचेज करेंगे, तो लोग कम जब खरीदेंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो यूरोपियन यूनियन को इतना फ़ायदा तो होगा नहीं। तो भाई जो 150% टैक्स लग रहा था इसको अभी मतलब जब ये ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगा, जब ये लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, अभी तो साइन हुआ है ये, जब ये शुरू हो जाएगा तो 20 से लेकर 30% के आसपास यहाँ पर ये फ्यूचर टैरिफ होगा। मतलब 150% जो टैक्स लगता था ये कम होकर 20 से 30% हो जाएगा यूरोपियन यूनियन के वाइन के ऊपर में। फिर वहाँ से जो स्पिरिट आ रही है उस पर 150% टैक्स इंपोज होता है, लेकिन ये कम होकर 40% हो जाएगा। बियर पे 110% लग रहा था, ये 50% हो जाएगा। ऑलिव ऑयल, वेज ऑयल हो गया, इस पर 45% इंपोज हो रहा था, ये 0% हो जाएगा। फ्रूट जूसेस इस पर 55% लग रहा है, 0%। अगेन प्रोसेस्ड फूड और शीप मीट, इन सब में आप देख पाओगे जो भी ये टैक्स इंपोज हो रहा था इन सब पे 0% हो जाएगा जब ये अग्रीमेंट पूरी तरह से लागू होगा। इंडिया ने बहुत सारे ऑप्शंस को सेलेक्टिवली खोला है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन के लिए ओपन किया है कि आप इन इंडस्ट्रीज़ में आकर भारत में ये सामान अपना बेच सकते हैं, इस पे आपका टैक्स कम लगेगा या इस पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सामान सस्ता हो जाएगा, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा बिकेगा, ट्रेड ऑटोमेटिक इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन यूनियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, मैरीटाइम सर्विस में काम कर रहे हैं, उनमें छूट वगैरह भारत देने वाला है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रोटेक्शन देगा यूरोपियन यूनियन को, यहाँ पर एक कॉपीराइट तरीके से एक सुरक्षा देने वाले हैं कि उनके आइटम्स इंडिया में कॉपी ना हो, इस तरीके से कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिलेंगे। ये तो बात हो गई यूरोपियन यूनियन की, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरी तरफ क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज इंडिया गेन? इंडिया को क्या मिलने वाला है इस पूरे एग्रीमेंट से? सबसे पहले भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बूस्ट होगा, क्योंकि जितनी छूट यूरोपियन यूनियन को मिल रही है आप ये मानो उतना या उससे कुछ ज़्यादा यहाँ पर भारत को छूट मिल रही है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे 93% जो इंडियन गुड्स हैं ये हम लोग टारगेट बनाने वाले हैं आने वाले 7 सालों के अंदर में, इन पे 0 टैक्स इंपोज हो, 0 टैरिफ लगे। 93% इंडियन गुड्स, तो इतने प्रतिशत मतलब लगभग इंडिया का जो भी आइटम यूरोपियन यूनियन इन 27 देशों में बिकेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या एवरेज टैरिफ 3.8% होगा या उससे लेकर 0% तक, यानी टैक्स को कम से कम रखने वाले हैं। और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिस पे टैरिफ 0 रहने वाला है, और वो सेक्टर्स कौन कौन से रहने वाले हैं ये आपके सामने प्रेजेंट है। मैरीन प्रोडक्ट जहां पे पहले 26% टैक्स लगता था, ठीक है, अब ये कम हो जाएगा। यानी इंडिया जो भी समुद्र से प्रोड्यूस करे हुए आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो सब हम जो भी बेच रहे थे उस पर टैक्स लगा रहा था यूरोप, वो टैक्स उन्होंने 26% पहले लगता था वो कम हो गया, अब इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, इंडिया ज़्यादा बेचेगा। वैसे ही टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर हो गया, इस पे 0% टैरिफ होने वाला है। उसके अलावा लेदर, फुटवेयर, केमिकल, प्लास्टिक्स, रबर, बेस मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ दोस्तों वो हैं जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, यानी यहाँ पर लेबर काम करती है तभी कुछ ना कुछ जनरेट हो पाता है। तो बहुत सारा रोजगार बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, ये बात याद रखिएगा। तो जो टैरिफ है इसको कट करके 0 करा जा रहा है इन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, जो भी इंडस्ट्रीज़ आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। तो भारत के इन सभी सेक्टर्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा एग्जैक्टली, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो इंडिया को ये फ़ायदा हो रहा है। अगर यूरोपियन यूनियन की इन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो भारत की इन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए दोस्तों, अब ना ये जो अग्रीमेंट हुआ या जो डील हुई है, इस डील का एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है जो हमें समझना होगा, जिसकी वजह से आने वाले समय पर यूएसए के या ट्रंप साहब के कुछ स्टेटमेंट आने वाले हैं। ठीक है, जिस चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये होगा ही एग्जैक्टली। हुआ क्या है, ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट आज एक काउंटर वेट की तरह दिखाया जा रहा है टुवर्ड्स द यूएस प्रोटेक्शनिज्म। यूएस कोशिश कर रहा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका खुद प्रोड्यूस कर सके, व्यापार के रास्ते को बंद कर रहा है, भारत के ऊपर में कितने सारे टैरिफ इंपोज करे। भाई पहले तो इंडियन सामान के ऊपर में 25% टैक्स लगा दिया अमेरिका ने, फिर रशिया से जो हम तेल मंगा रहे थे उसकी वजह से और पेनल्टी लगा दी, एडिशनल टैक्स लगा दिए। ऐसे यूरोपियन यूनियन भी फेस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी यही हो रहा है एग्जैक्टली।
तो यूरोपियन यूनियन का जो यूएस स्टील है, एल्यूमिनियम है, इन सब पे टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। तो आज जैसे जैसे भारत गुजर रहा है टैरिफ वाले स्ट्रक्चर से, स्पेशली अमेरिका के टैरिफ स्ट्रक्चर से, वैसे यूरोपियन यूनियन भी है। तो ये दोनों ग्रुप साथ साथ में इकट्ठे होते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, दुनिया के ट्रेड सिस्टम को हम इस तरीके से चेंज करेंगे, अगर हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम इस तरीके से साथ में आएंगे। और ये ना आप देख पाओगे फर्स्ट टाइम नहीं है, ये पॉलिसी यहाँ पर चल ही रही है बहुत टाइम से। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल यह है कि जैसे हम लोगों ने देखा अभी यूएसए का सिस्टम, तो यूएसए ने रशिया के ऊपर में कितने सारे सैंक्शंस इंपोज करे। अब सैंक्शन इंपोज करने के बाद में रशिया का क्या हुआ भाई, रशिया चाइना के और करीब हो गया। रशिया अब चाइना पे निर्भर हो गया। इन दो कंट्रीज को साथ में कर दिया अमेरिका ने, जो नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर हो गया। ऑब्वियसली अब ये दोनों साथ में और ज़्यादा सॉलिडेरिटी में आ चुके हैं, तो यूएसए के अगेंस्ट मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन पे इस तरीके से सैंक्शन लगे। अब डेनमार्क के साथ में जो हुआ, उसका ग्रीनलैंड छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट यूरोप को आज एशिया में जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरा यूरोप यहाँ पर ये चाहेगा कि चाइना आके यूरोप में इन्वेस्टमेंट करे। जो इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट भी दिया कि वेलकम है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स का। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो चाइना को इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं है। चाइना को बिजनेस चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों मतलब एक जियोपॉलिटिकल इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट में फंसना बहुत कम। उसको तो बिजनेस चाहिए और इस तरीके का बिजनेस मिलेगा तो ऑब्वियसली चाइना उसको कैप्चर करेगा। ये कर कौन रहा है पीछे यहाँ पर, ये सब किसकी एक्टिविटी से हो रही है, वो हो रहा है यूएसए की एक्टिविटी से। एक मीम चल नहीं रहा था कि भाई इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ये ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुआ है, तो कल एक मीम चल रहा था कि ट्रम्प साहब का फोटो लगाया होगा, आई डिड दैट, मैंने किया है ये। और हो भी सकता है भाई, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, या जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। कोशिश की जा रही है यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप फॉर्मेशन की जो भविष्य में हेल्प कर सके, क्योंकि आज एक ऐसा पड़ाव देखने को मिला है, भविष्य में ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन, और आपको पता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर है भाई, हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, अपने हित के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कोई फ्री में नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन को भी बहुत फायदा मिलने वाला है, इंडिया को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। फर्दरली वो आगे देख सकते हैं इंडिया के साथ में जिस भी कंट्री ने रिलेशंस रखे हैं, ऑब्वियसली भारत उस ट्रस्ट को बना के रखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया ने यहाँ पर अपनी ऑब्वियसली क्रिएट करी हैं, समझे। तो एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर यही निकल कर आएगा कि आज दुनिया में जिस तरीके से इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, कुछ ग्रुप्स कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं भविष्य को देखते हुए। ठीक, अब जो भी बातें मैंने आपको बताई उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये आपके सामने सारी की सारी डिटेल है। अच्छा, एक दो बातें और हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ग्रुप को मिला देंगे तो दोनों ग्रुप मिलकर दुनिया की जीडीपी का 25% जीडीपी को आज होल्ड करके रखते हैं। दोनों एरियाज के लोगों को मिला देंगे तो 2 बिलियन लोगों की आबादी है ये। तो कोई छोटा मोटा मत समझो, बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट हो चुका है, समझे। और इसमें भी 99% जो ट्रेड वैल्यू गुड्स हैं, जो ये सामान है, इन पे एकदम छूट दे दी गई, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है। ज़्यादातर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखे होंगे, बहुत खिंचाव होता है उसमें, किस पे छूट दें, किस पे छूट ना दें। इस पे मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स पे ये टैक्स छोड़ दिया गया है, मतलब कि छूट दी गई है, कंसेशन दिया गया है, जिससे कि व्यापार को हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड वे में इंक्रीज़ कर सकें। आई होप आपको यहाँ पर ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो लगभग 6.41 लाख करोड़ के आसपास, यानी 75 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये एग्जैक्टली होने वाला है। यूरोपियन कंज्यूमर्स को हम बहुत सारा आइटम बेचते हैं, तो अगर ये अग्रीमेंट चलेगा, जिस तरीके से लागू होगा, आने वाले समय पर भारत के मैन्युफैक्चरर्स और भारत की छोटी छोटी एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको हेल्प मिलने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन को हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम, टेक्सटाइल गारमेंट, मशीनरी, कंप्यूटर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर, कॉफी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मेजोरिटी ऑफ आइटम्स हैं जो भारत आज एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को। और मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं है, 27 कंट्रीज हैं, और एक ही डील से, यानी एक ही डील यहां पर की है भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में। ये डील एक कस्टम यूनियन की तरह काम कर रही है, यानी एक ही एग्रीमेंट से आज भारत को जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्डिक कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप, इन सब के मार्केट का एक्सेस हमको मिल जाता है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे इस प्रकार के से फोटोज प्रेजेंट करे गए थे, उस फोटो में क्लियरली यहां पर मेंशन कर रखा है। इस एग्रीमेंट का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्त? सबसे बड़ा फायदा यह है कि 99% से ज़्यादा जो भारत का एक्सपोर्ट है, ये अब यूरोपियन यूनियन में जाने वाला है, वो भी ड्यूटी फ्री, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जिससे ये सामान ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होता हुआ नजर आएगा।
समझे? आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है। कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक बात जो ज़्यादातर जगहों पे नहीं कवर की जा रही है वो आपके सामने ये है कि देखो, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में हम लोग गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पे हो रही है। जैसे गुड्स की बात तो हमने कर ली कि कौन सा सामान भारत में आएगा, कौन सा सामान यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है दोस्तों, तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। इंडिया को एक और बहुत बड़ा एक्सेस मिला है सर्विस के सेक्टर में। वो क्या है? 144 यूरोपियन यूनियन सर्विस सब सेक्टर, जिसमें आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस, एजुकेशनल, प्रोफेशनल सर्विस, इनमें भी यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा एक्सेस मिला है। भारत के जो स्टूडेंट हैं आज यूरोप के अंदर में, उनको एक फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे मान लो वो स्टडी करने गए हैं, तो स्टडी के बाद में उनको 9 महीने के लिए एक गारंटीड पोस्ट वीज़ा दिया जाएगा, यानी पढ़ाई के बाद वीज़ा रहेगा। कुछ समय तक और एक्सप्लोर कर सकते हैं वो यूरोप को, समझे? तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस होने वाली हैं। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो रही है। कोई भी प्रैक्टिशनर है आयुष का, यानी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन का कोई प्रैक्टिशनर है, वो अब यूरोपियन यूनियन में वर्क कर सकता है। अपने होम कंट्री प्रोफेशनल टाइटल के अंदर आप यूरोप में जाकर काम कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली इस अग्रीमेंट के अंदर में डिसाइड करा गया है। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? अब जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। ये तो बात हो गई एक तरफ और कि ये ट्रेड डील क्या है। अब हमने देखा कि इतनी ज़्यादा बड़ी डील अभी तक नहीं हुई है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसको मदर ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स क्यों बोला गया है? रीज़न ये है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं डाला, ये भारत में एक वाइडर लेवल पर इम्पैक्ट डालने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको ये स्टेट वाइज इम्पैक्ट के बारे में समझा देता हूँ कि स्टेट वाइज इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है एग्जैक्टली। सबसे पहले तमिलनाडु के ऊपर में। तमिलनाडु में जब हम लोग बात करते हैं, देखो ये तो मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिया है, इसको हम फोटोज़ के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये रहा यहाँ पर एक फ़ोटो। तमिलनाडु से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? तमिलनाडु का जो अपैरल एक्सपोर्ट है, यानी एक जो बहुत सारा क्लॉथ आइटम है, लेदर है, फुटवेयर है और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये सब एक्सपोर्ट होंगे यूरोपियन यूनियन में, जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट गेन होने वाला है। क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट गेन होने वाला है, बहुत सारी नौकरियां बनने वाली हैं टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के अंदर में। फिर तमिलनाडु के बाद सेकंड इंडस्ट्री यहाँ पर केरला से आती है। केरला में जो श्रिम्प और टूना है, यानी कि मैं मैरीन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, तो मैरीन प्रोडक्ट्स ये जाएंगे यूरोपियन यूनियन में। बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं वो यहाँ पर जाने वाले हैं केरला से। तो तमिलनाडु और केरला को क्या फ़ायदा होगा वो हमने समझा। अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में बात करते हैं, असम और वेस्ट बंगाल की। तो दोस्तों असम से यूरोपियन यूनियन में क्या जाने वाला है? जोरहत टी, चाय जाने, डिब्रूगढ़ से जोरहत से चाय जाने वाली है, जो चाय पत्ती होती है। उसके अलावा अपर असम वाले रीजन से बहुत सारे मसाले होंगे और बैम्बू क्राफ्ट्स होने वाला है, ठीक है? ये यहाँ पर जाने वाला है यूरोपियन यूनियन में। वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ बंगाल से दार्जिलिंग टी होने वाली है। दीघा हल्दिया से मैरीन एक्सपोर्ट होने वाला है, जो हम लोग करेंगे स्पेशली यूरोपियन यूनियन को। तो इन स्टेट्स को इन इंडस्ट्री में फ़ायदा होगा। फिर बात आती है महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र को क्या फ़ायदा होगा? महाराष्ट्र को एक्सेस मिला है अपैरल एक्सपोर्ट्स का। तो महाराष्ट्र से बहुत सारे कपड़े जाने वाले हैं, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस हैं, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत सारे आइटम्स इस प्रकार के से भी होने वाले हैं। फिर जब हम गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में आप देख पाओगे सूरत से बहुत सारे कपड़े और डायमंड्स एक्सपोर्ट होंगे। केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग, मैरीन एक्सपोर्ट्स, ये सब होने वाला है। तो इन स्टेट्स को इन सेक्टर्स में फ़ायदा होगा। फिर कर्नाटका और पंजाब की, मतलब आप समझ रहे हैं, ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं भारत के, उनको फ़ायदा होने वाला है। कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका से बहुत सारे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस और अपैरल यानी कपड़े वगैरह जाने वाले हैं। लुधियाना से अगेन गारमेंट्स और नेटवेयर, उसके अलावा जलंधर से स्पोर्ट गुड्स जाएंगे और उसके अलावा जो गोविंदगढ़ है उससे लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जाने वाले हैं। तो पंजाब से ये सारे आइटम्स होंगे जिसमें हमें यूरोपियन यूनियन के मार्केट का एक्सेस मिला है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश से क्या होने वाला है? आंध्र प्रदेश से अगेन, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक कोस्टल स्टेट है, तो उसके बाद में बहुत सारा जो श्रिम्प है, सी फूड है, ये प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके अलावा फार्मा, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तेलंगाना से आप देख पाओगे अगेन टेक्सटाइल एंड अपैरल, उसके अलावा फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट होने वाले हैं। फिर यूपी से क्या होगा? यूपी से लेदर के फुटवेयर्स हो गए, फर्नीचर हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एग्री एक्सपोर्ट्स, ये सब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन में। राजस्थान से जेम्स एंड ज्वेलरीज, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट गुड्स, टेक्सटाइल्स एंड लेदर्स, ये सब आइटम यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। देखिएगा, ये छोटा सा डिटेल था, मैंने एक इसी पीडीएफ में सब कुछ प्रिपेयर किया है कि यहाँ कौन कौन से स्टेट्स को एग्जैक्टली क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दैट इज़ वाई हम इसको आज मदर ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स कह रहे हैं। और एक बात और,
इंडिया ने यह अपना 8वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 2021 से अब तक। अब 2021 से भाई आ चुके हैं हम लोग अभी 2026 में। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखोगे तो ये 8वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट 6 ईयर्स में देख पाओगे तो मतलब ऑब्वियसली 2021 से 2026 पिछले 6 साल हो गए। तो पिछले 6 सालों में दोस्तों यहाँ पर 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम लोगों ने साइन करे हैं। कितने? 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। किस किस के साथ में साइन करे हैं? सबसे पहला एग्रीमेंट 2021 में जब आप देख पाओगे तो हम लोगों ने साइन किया। अच्छा एक चीज़ और, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये आप समझ गए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो FTA होता है सीधा सीधा, जो हमने यूरोप के साथ साइन किया। ये अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है, वाइडर टर्म है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर छूट देते हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे की कंट्रीज, ठीक है। अब इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं सेपा, ठीक है। सेपा का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर ऐसे ही यहां पर एक होता है सेका, इसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फिर तीसरा होता है CECPA, इसमें ये कॉम्प्रहेंसिव, ये इकोनॉमिक भी है और कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों फैसिलिटीज़ होती हैं। ये 3 प्रकार हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रेफरेंस को लेकर टेपा एग्रीमेंट होता है, TEPA। ये भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या? टेपा, ध्यान में रखिएगा। टेपा के बाद यहाँ पर आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ECTA एग्रीमेंट किया है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये सारे के सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के प्रकार हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आइए मैं आपको जो हमारे 2021 यानी पिछले 6 सालों में 8 के 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे हैं, उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो भारत और मॉरिशस में साल 2021 में जो साइन हुआ था वो सेपा एग्रीमेंट था, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भारत का पहला ट्रेड एग्रीमेंट था अफ्रीका के साथ में, समझे। फिर जिसमें गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया। इंडियन ओशन रीजन में मॉरिशस प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट किया गया था। फिर उसके बाद साल 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA एग्रीमेंट होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरीके से, जिसमें भारत को अगेन बहुत सारे आइटम्स पे छूट मिली थी। अगेन जिससे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर, ज्वेलरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन सबको फायदा मिला था। फिर उसके बाद हमारा अगला है UAE और भारत के बीच में हुआ हुआ सेपा एग्रीमेंट साल 2022 का, जिसमें हमने सेपा वेस्ट एशिया के अंदर में ट्रेड एग्रीमेंट पे उतरे और ये 2022 में साइन किया गया था, जिसमें टारगेट था कि दोनों कंट्रीज मिलकर अपना जो ट्रेड है उसको $100 बिलियन से ज़्यादा का क्रॉस करेंगे। और व्यापार जब बढ़ेगा, ट्रेड जब बढ़ेगा, जब उसमें छूट मिलेगी, जब टैक्सेस के ऊपर में थोड़ा बहुत छूट दिया जाएगा। फिर वैसे ही जैसे मैंने बताया, एक होता है टेपा एग्रीमेंट। जो टेपा एग्रीमेंट है यह है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये हमने EFTA ग्रुप के साथ किया है। जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, वैसे एक ग्रुप है EFTA। अब EFTA में केवल 4 कंट्रीज आती हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। तो इनके साथ में हमने ये एग्रीमेंट किया था, टेपा एग्रीमेंट। कब किया था? 2024 के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद UK के साथ में हमने सेटा एग्रीमेंट किया लास्ट ईयर 2025 में। अगेन एक ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें 99% जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको टैरिफ फ्री किया गया। अगेन भारत का टेक्सटाइल, लेदर, मैरीन प्रोडक्ट्स, IT सेक्टर, इनको छूट मिली है। फिर साल 2025 में भारत ने ओमान के साथ में सेपा एग्रीमेंट किया। लास्ट ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है। पिछले साल 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं UK के साथ में, फिर उसके बाद में एक एग्रीमेंट हुआ है ओमान के साथ में, एंड देन एक एग्रीमेंट हुआ है न्यूजीलैंड के साथ में। न्यूजीलैंड के एग्रीमेंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी, ये आपको पता होगा, लेकिन सबसे जल्दी कर लिया। 9 महीने में बातचीत शुरू हुई है, उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। जबकि यूरोपियन यूनियन के साथ देख पाओगे 2007-8 से हम बातचीत कर रहे हैं, अब फाइनली जाकर 2026 में एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो अभी लेटेस्ट एग्रीमेंट्स में आपको भारत ओमान का, भारत न्यूजीलैंड का ये याद रखना है, और अभी जो कल साइन हुआ है यूरोपियन यूनियन और भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विच इज़ अ काइंड ऑफ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, याद रखिएगा। दुनिया भर की 23% ग्लोबल GDP साथ में इकट्ठा हो चुकी है भारत और यूरोपियन यूनियन की मदद से, इस पर्टिकुलर ग्रुप की मदद से। तो जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये है आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स। दैट्स इट। ये है आज का हमारा पहला टॉपिक, भारत यूरोपियन ट्रेड डील। थोड़ा समय लग गया, 24-25 मिनट लग गए, लेकिन लगना चाहिए भी, क्योंकि एक ऐसी डील है भविष्य में इसकी चर्चाएं होने वाली हैं, लगातार होने वाली हैं। कल आप देख पाओगे एडिटोरियल छपेगा, परसों एडिटोरियल छपेगा, लगातार ऐसे टॉपिक आने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो करना क्या है, पहले से आपको एक पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब ज़्यादा आपको भविष्य में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए एक छोटा सा PYQ सॉल्व करते हैं। ये UPSC का साल 2024 का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है अपने सामने, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ये UPSC का नहीं, सॉरी CDS का है।
सवाल यह है, लॉजिकली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इतना 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए इतना न्यूज़ में हो गया कि पॉसिबिलिटी है कुछ क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स के अंदर में। तो क्वेश्चन यह है कि इफ इंडिया एंटर्स इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर नेशंस, अगर भारत किसी दूसरे कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत साथ में इकट्ठा होता है, देन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया वुड डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर अलग अलग कंट्रीज के साथ में इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो दोस्तों यहां पर वो कौन कौन से फैक्टर्स होने वाले हैं, मतलब जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। ऑब्वियसली अगर हमने एफटीए किया है किसी के साथ में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमारा एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर हमारा एक्सपोर्ट डिपेंड रहेगा? पहला, टैरिफ रिडक्शन। टैरिफ यानी टैक्स को कम करोगे तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्या? एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल। टैक्स कम होगा तो एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। भाई यूरोपियन यूनियन ने टैक्स कम किया है तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो पहला स्टेटमेंट इंपैक्ट पड़ेगा भाई। तो पहला स्टेटमेंट तो है, ठीक है, डिपेंड करता है, यानी भारत का एक्सपोर्ट जो है डिपेंड करता है पहले स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट, एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है भाई, जो भी नियम कानून अलग अलग कंट्रीज प्रेजेंट करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, उस पर छूट देंगी तो ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये भी यहाँ पर मैटर करेगा, डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो फूड आइटम्स वगैरह होते हैं उसके लिए रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, कुछ नए नियम, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो उसमें छूट देना ऑब्वियस ही बात है, इससे भी व्यापार एक्सपैंड होगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितना इस पर छूट उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है एक्सपोर्ट, बिल्कुल। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा है उतना कम पैसा लगेगा। सड़कें खराब है तो भाई जहाँ से सामान बना है उसको अपने गोदाम तक पहुँचने में टाइम लगेगा। सड़कें खराब हैं ज़्यादा तो उसमें टूट फूट भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपके बंदरगाह पे बहुत जगह है, पोर्ट लॉजिस्टिक सेक्टर बढ़िया है, तो सामान जल्दी बनेगा और जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, जिसमें कॉस्टिंग कम आएगी और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, मार्केट आप कैप्चर करने की ताकत रख पाओगे। तो ये भी डिपेंड करता है। फिर इनकम इन नेशन विद विच इंडिया एंटर्स इनटू एफटीए। ऑब्वियस सी बात है भाई, भारत किसी भी देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ करना होगा जहां पर इनकम लेवल अच्छा होगा, या दूसरा कंट्री भी वही चीज़ सोचेगा, है ना। अगर इनकम लेवल अच्छा होगा तभी तो वो सामान बिकेगा। अब यूरोपियन यूनियन में लोगों की इनकम अच्छी है तो एफटीए साइन करना मतलब ये विन विन पॉइंट है। हमारा सामान बिकेगा, लोग परचेस करेंगे, उनकी इनकम लेवल अच्छी है, छूट मिल जाएगी, सस्ता हो जाएगा, और खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपैक्ट करता है। तो पांचों के पांचों पॉइंट यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इन सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर में एक एक्सपोर्ट पर्टिकुलर सेक्टर डिपेंड करता है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। नौ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, जिसमें अभी हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस किया, फिर अभी हलवा सेरेमनी डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, फिर उसके बाद एक एडिटोरियल है हमारे पास में आज न्यूज़पेपर में, वो डिस्कस करेंगे। आज द हिंदू में ना आपके अखबार में 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो केवल इंडिया यूरोपियन यूनियन के डील को लेकर मेंशन करे गए हैं, ठीक है। तो वो सब हमने एक साथ कंपाइल करके डिस्कस किया हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। लेकिन ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये सब पीडीएफ वगैरह मिलेंगी कहाँ पर? ये केवल और केवल यहाँ पर मिलेगा दोस्तों हमारे पेड ग्रुप में। आप चाहो तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, और आपका अमाउंट ये हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, ये भी याद रखना, क्योंकि पुराने सभी पीडीएफ्स उस ग्रुप में अवेलेबल हैं जिसमें आप शामिल होंगे। तो हाथों हाथ हैंड टू हैंड आपका अमाउंट ये रिकवरेबल है, और भविष्य में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, और इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं हलवा सेरेमनी के बारे में। तो दोस्तों समय धीरे धीरे करके इतना तेजी से निकल रहा है कि साल 2026 जनवरी निकल चुकी है, लगभग निकल चुकी है। आज 28 जनवरी, 29, 30, 31 3 दिन, और फिर उसके बाद में हमारे देश का एक नया बजट प्रेजेंट होने वाला है कि भाई अगले साल हम किस तरीके से कौन कौन से मंत्रालय के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे, तो वो सब बजट में अनाउंस किया जाता है।
और आपको पता है हर साल 1 फरवरी को बजट रिलीज होता है। तो जब ये बजट आएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें क्या मेंशन किया जा रहा है। देखो, बजट जब तैयार होता है, तैयार होने के पीछे बहुत सारा समय लगता है। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट हैं, हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, बहुत सारे लोग हैं, सबने मिलकर बजट बना दिया है, देश का बजट बना दिया है। बजट बनकर तैयार हो गया है। अब जब तैयार हो गया है तो भाई कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन बनता है। तो सेलिब्रेशन यह है कि हलवा बनता है एक बहुत बड़ी कढ़ाई में, और ये फिर हलवा बनेगा, बटेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हलवा सेरेमनी। तो हलवा सेरेमनी कब होती है? जब ये बजट तैयार हो जाता है। बजट तैयार हो गया, हलवा सेरेमनी हो गई है, और जितने भी लोगों ने मिलकर बजट बनाया था, इनको वहीं पर जहां पे बजट बना है नॉर्थ ब्लॉक में बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। इनका कांटेक्ट वगैरह बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता मिलनी चाहिए। बेसिक तौर पे ये जो बजट है ये लीक नहीं होना चाहिए, समझे? तो ये बजट लीक ना हो, इसलिए इन सभी लोगों को अंदर ही वहाँ पर फिर बंद कर दिया जाता है। लॉक इन मेथड जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो आप समझे हलवा सेरेमनी किस चीज़ से रिलेटेड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे आओ, मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होने वाला है। हलवा सेरेमनी क्या होती है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन आ रहा है, बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट के अंदर में ये चीज़ फॉलो की जा रही है। ये कहाँ पे होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर में जो नॉर्थ ब्लॉक वाला डिपार्टमेंट है, वहीं पर ये तैयार होता है, वहीं पर सेरेमनी होती है, और वहीं पर इन सभी लोगों को लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? जब तक ये बजट लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हो जाता, तब तक ये वहीं पर लॉक रहने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? और इसी मेथड को, मतलब हलवा बन गया, अब मतलब लॉक इन पीरियड शुरू हो गया। हलवा खाएंगे और वहीं पर इनको फिर रख लिया जाएगा, वहीं पर बंद कर लिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। और ऑब्वियसली ये क्या है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कलेक्टिव एफर्ट को, सीक्रेसी को, डिसिप्लिन को, कि भाई ये सब कुछ लगा है बजट को प्रिपेयर करने में। और लॉक इन पीरियड ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल बजट को बनाने में लगे हैं, उनको पूरे दुनिया से पूरा कांटेक्ट काटना होगा और अलग से वहाँ पर सेट करना होगा, ताकि वो बाहर किसी के साथ में कम्युनिकेट ना कर सकें। पर्पस यही है कि भाई बजट लीक ना हो, बजट की जो मेन कॉन्फिडेंशियलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे। ये ज़रूरी भी है। जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा बजट, तब सबको यहाँ पर बाहर छोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है? समझे? तो क्योंकि देखो, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लीक होता है ना बजट का, छोटी सी भी इंफॉर्मेशन लीक होती है, तो इससे मार्केट में बहुत तहस नहस हो सकता है, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, महंगाई के ऊपर में एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स वगैरह ये सब बिगड़ सकते हैं। इसीलिए पहले से ही यहाँ पर इन लोगों को लॉक किया जाता है, ताकि ये बजट लीक ना हो। अब ये जो हलवा सेरेमनी है, ये इंडिकेट करती है कि बजट प्रिपेयर है भाई, जल्दी 1 फरवरी को पार्लियामेंट में ये बजट प्रस्तुत होने वाला है। क्वेश्चन ये है, इस सेरेमनी में, हलवा सेरेमनी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो पहले हमारी फिनांस मिनिस्टर, फिर उसके अलावा स्टेट के फिनांस मिनिस्टर, फिर कुछ सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बजट डिवीजन, ये सभी लोग हलवा सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह भी होता है जो बजट को प्रिंट करता है, डेटा को हैंडल करता है, वो सब शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट दे के प्रश्न बन सकता है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है हलवा सेरेमनी में, ये सारे के सारे नाम हैं, ठीक है? अब ये सब क्यों है? क्योंकि बजट प्रिपेयर किया गया है। और आपको पता है बजट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। भाई आर्टिकल 112 के तहत ही तो बजट प्रेजेंट किया जाता है देश का। बजट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय हमारा बनाता है, ठीक है? आर्टिकल 12 के अंदर में जो ये बजट के बारे में बताया गया है, वहाँ पे क्या बोला गया है? वो बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि दोस्तों जो ये हम वर्ड यूज़ करते हैं ना बजट, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताओ संविधान में बजट ये जो वर्ड है ये कहाँ पर लिखा गया है? तो आप कहोगे अभी तो आपने बताया आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है ये वर्ड बजट। नहीं, आर्टिकल 112 में ये बात मेंशन तो कर रखी है ज़रूर से बजट के बारे में, लेकिन ये जो वर्ड है ना बजट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी ये वर्ड नहीं है। तो बजट को किस नाम से हम संविधान में देखते हैं? वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। प्लीज इसको याद रखिएगा, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों में बजट नहीं कहा गया है। तो एग्जाम में पूछ ले कि बजट वर्ड कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहीं नहीं, ठीक? चलिए, ये आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब ऐसे ही लगा दिया गया है। सवाल यह है कि हलवा सेरेमनी एसोसिएटेड है किस चीज़ से, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हलवा सेरेमनी एसोसिएटेड है लॉक इन ऑफ बजट ऑफिशियल्स, यानी जो बजट ऑफिशियल्स हैं इनको लॉक कर दिया जाता है, उससे एसोसिएटेड ये हलवा सेरेमनी है, ठीक है? दैट्स इट। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आज का हमारा एडिटोरियल।
और ये एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का। लिखा किसने है? सी रंगराजन साहब ने। उसके अलावा है यहाँ पर दूसरे एक पर्सनैलिटी हैं जो खासकर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। और ये आर्टिकल भी इकोनॉमी का ही है। इसमें आपको एक टर्म सीखने को मिलेगी, डिवॉल्यूशन। आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर एक वर्ड है डिवॉल्यूशन। हालांकि दोनों में फ़र्क है, डिवॉल्यूशन में, डेप्रिसिएशन में, वो आपको जानने को मिलेगा। लेकिन पता है क्या है, इस आर्टिकल में ये इकोनॉमी का है, जीएस पेपर नंबर 3 के साथ में लिंक होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर बात क्या हो रही है? इकोनॉमी में आज हमने पिछले कुछ समय पर देखा $1 90 रुपीज़ तक गया। यानी डॉलर के कंपैरिजन में भारत की करेंसी की वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है। यानी रुपया गिर रहा है, फॉलिंग रुपी। इस फॉलिंग रुपी का उपाय क्या हो सकता है कि सर अपनी इकोनॉमी को मजबूत कैसे करें? तो कहोगे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करना, ये करना, वो करना, इकोनॉमी तब इंप्रूव होगी। यानी ये गिरते हुए रुपया का क्या उपाय हो सकता है? तो राइटर साहब यहाँ पर कहते हैं कि जो सोल्यूशन है ना आज के समय के गिरते हुए उपाय का, वो डिप्लोमेसी में है। अगर आप कोई इकोनॉमी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, ये कर लें, वो कर लें, अपनी पॉलिसी में ये बदलाव कर लें, वहाँ कोई उपाय नहीं है। केवल डिप्लोमेसी के अंदर में ये उपाय है। यानी ये सीधा सीधा अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो आर्टिकल में राइटर साहब कहते हैं ये भारत और यूएस के संबंध पर डिपेंड करता है। अगर इंडिया यूएसए के रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, भविष्य में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो ये रुपी है वो बढ़ जाएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है डिप्लोमेसी के ऊपर में। आज जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो रिलेशंस यहाँ पर टकरा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसके ऊपर में। आइए अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। और जो अभी बीच में ना बहुत सारे आर्टिकल्स राइटर साहब कहते हैं ना, ये कहते हैं कि भाई इसका उपाय डिवॉल्यूशन बताया जा रहा है कि डिवॉल्यूशन है, डिवॉल्यूशन कर लो, डिवॉल्यूशन करके इससे और पैसा कमा लो, एक्सपोर्ट बढ़ा लो। लेकिन डिवॉल्यूशन इंडिया के केस में काम नहीं कर सकता। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता चला जाएगा, रुपी कमज़ोर हो गया। लेकिन एक सोल्यूशन आता है कि डिवॉल्यूशन कर लो, डिवॉल्यूशन करके अपने करेंसी की वैल्यू और गिरा के फ़ायदा कमाओ। लेकिन इंडिया के केस में वो काम नहीं करेगा। ये पर्टिकुलर डिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट चाइना के केस में काम कर सकता है। ठीक है, चाइना को इससे फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे होगा फ़ायदा, वो आगे हम लोग समझेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि हाँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको आगे समझ में आएगा। तो पहले तो राइटर साहब कहते हैं कि सुनो, आज हमारे जो करेंसी है, देश की करेंसी, वो डेप्रिशिएट हो रही है, इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। ये थोड़ा सा पजलिंग सिचुएशन है कि क्यों कम हो रहा है। क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है? हम तो भाई सबसे तेजी से ग्रो करने वाले इकॉनमी है। ये तो हम खुद नहीं कह रहे, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि हाँ इंडिया इज़ द मतलब सबसे तेजी से ग्रो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। तो इंडिया के फंडामेंटल्स क्या है? मैक्रो फंडामेंटल स्ट्रांग है। राइटर साहब खुद कहते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ भारत की 7.4% जो सबसे मजबूत है। इन्फ्लेशन देखोगे, इन्फ्लेशन महंगाई को हमने कंट्रोल करके रख रखा है, ये भी नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो। सीपीआई को 1.33% रखा है, इवन जो हमने एक लेवल मेंटेन किया है उस लेवल से नीचे हम लोगों ने इसको मेंशन करके रख रखा है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करोगे तो वो भी ठीक ठाक है, मीडियम लेवल पर है। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार में जो घाटा हो रहा है वो मैनेजेबल है, जिसको मैनेज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इकोनॉमिक अगर मैक्रो फंडामेंटल देखोगे तो स्थिति कोई इकोनॉमिकल बेसिस पे गड़बड़ाई तो नहीं है, ये कहते हैं। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स रीजंस है ना, ये एक्सप्लेन करते ही नहीं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक रीजन, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये सब हमारी करेंसी के गिरने के पीछे का कारण नहीं है। हमारी करेंसी के शार्प फॉल के पीछे के रीजन ये सब चीजें नहीं है, पहली बात। तो रियल कल्प्रिट कौन है? रियल यहां पर मुद्दा क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से आज हमारी यहां पर ये करेंसी लेवल इतना डाउन हो रहा है? डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, रीजन क्या है? तो राइटर साहब कहते हैं रियल कल्प्रिट है कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो याद रखिएगा, ये है नेट कैपिटल फ्लो। अगर आप कैपिटल फ्लो की बात करेंगे तो ये आज आउटफ्लो में कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज के भारतीय लोग जो रेसिडेंट्स हैं वो बाहर लेकर जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारत से पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो। 2024 में आप देख पाओगे, मतलब जो आउटफ्लो है, यह आउटफ्लो लगातार यहां पर इंक्रीज हुआ है। मतलब जो पैसा आ रहा है कैपिटल इनफ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो जो पैसा पहले आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था। अभी क्या है, पैसा जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा यहां पर जो अमाउंट है, जो पैसा है वो बाहर की साइड में, यानी कि अब्रॉड कंट्रीज के अंदर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। कहोगे इंडिया से पैसा जा रहा है, मतलब ये कारण यहां पर राइटर साहब बता रहे हैं, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट जो पहले आ रहा था, आज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच के निकल जाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने आउटर एफडीआई में पढ़ा, एफडीआई आउटफ्लो के अंदर में पड़ा। लेकिन दूसरी बात, जो इंडियन रेसिडेंट्स है वो भी आज बाहर बहुत सारे जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर अलग अलग कंट्रीज में, अब्रॉड में। तो आउटफ्लो इंक्रीज होता चला गया। अब ये जो आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है? राइटर साहब कहते हैं कारण है ट्रिगरिंग फैक्टर में यूएसए। यूएसए ने 25% टैक्स लगा दिया, फिर रशिया से ऑयल हमने खरीदा, उस पर 25% एडिशनल टैक्स लगा दिया। तो भाई यहां पर अब ईरान के साथ में व्यापार हो रहा है तो एक धमकी और मिल रही है, टैरिफ और लग जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनमें डर है कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स इंपोज ना हो जाए, जिससे यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी में एक थोड़ा डिक्लाइन आए। अगर डिक्लाइन आया तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मर जाएगा, या रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, रीज़न यह है उसको बहुत सारा रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब रिटर्न मिलेगा नहीं, उसको ऐसी शंका लग रही है कि भाई इन दोनों के संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। यूएसए टैक्स पे टैक्स लगा रहा है, इंडिया की इकॉनमी डिक्लाइन हो सकती है। अमेरिका कह देता है इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। ट्रम्प साहब यहाँ पर स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसके बाद भारत यूरोपियन यूनियन के साथ में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन करता है। तो जो भी इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, इनकी वजह से ये ट्रिगरिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट निकला है। समझे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया से गया बाहर, यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, या फिर इन्वेस्टर्स ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़कर मतलब बाहर पैसा लेकर गए हैं वो। समझे, तो ये जो टैक्स है ना, टैक्स आज ये हथियार की तरह काम कर गया। ये एक मेन जियोपॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से कैपिटल फ्लो बढ़ा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगाया। और जहां पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डगमगाया, मार्केट से पैसा निकलना शुरू हुआ, वहां पर फिर वो लाइन लग जाती है, एक के बाद एक वो मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। और ये तब तक रहेगा जब भारत और अमेरिका के जब तक जो ट्रेड रिलेशंस हैं ऐसे ही यहाँ पर लड़खड़ाते रहेंगे। तो इंडिया यूएसए के बीच में थोड़ा रिलेशंस को मेंटेन करना ज़रूरी है, ये कहते हैं। तो कहते हैं सोल्यूशन ये हो सकता था कि भाई जहाँ मतलब एक तरफ सोल्यूशन ये भी बताया जा रहा था कि अगर इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो भाई डिवैल्यूएशन कर लो, डिवैल्यूएशन कर लो, अपनी करेंसी को और डिवैल्यूएट कर दो। डिवैल्यूएट मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू और गिरा दो, जब जानबूझ के गिरा देते हैं। पैसा ज़्यादा छाप दो, करेंसी ज़्यादा छाप दो, प्रिंट कर दो, इससे करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी। ये सोल्यूशन बताया गया। यहां पर राइटर साहब कहते हैं सोल्यूशन ये नहीं है भाई, सोल्यूशन डिप्लोमेसी ही रहेगा। जब तक ये रिलेशन ठीक नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम्स नहीं सुधरेंगी। इफ इंडिया यूएस रिलेशंस इंप्रूव द रूपी विल नेचुरली अप्रिशिएट, ये इनका कहना है। क्यों? अब सर थोड़ा ये बताओ डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? ये डिवैल्यूएशन को उपाय क्यों बताया जा रहा था बीच में? क्योंकि चाइना भी डिवैल्यूएशन को ही अपनाता है और फायदा कमाता है। ऐसी स्थिति में टैक्स लगने के बाद फायदा कमाना, ये तो चाइना से सीखना पड़ेगा। कैसे? सुनो, देखो होता क्या है, डिवैल्यू का मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद से गिरा देना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया को कहा जा रहा है कि भाई डिवैल्यू कर ले तो इससे फायदा कमा लेगा। तो भारत यहां पर अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगा, अपनी करेंसी की वैल्यू को और ज़्यादा नीचे गिराएगा, और ये कौन करेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, आरबीआई। तो इंडिया अगर डिवैल्यू करेगा अपनी करेंसी को तो इसका मतलब क्या होता है? करेंसी की वैल्यू हम कम कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि करेंसी की वैल्यू कम होते ही एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। यही चीज़ चाइना के साथ में भी होगी। चाइना के साथ में भी क्या होगा कि भाई एक्सपोर्ट इनका बढ़ सकता है। अगर ये करेंसी की वैल्यू कम कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? सुनो, ये भाई करेंसी की वैल्यू कम होना यानी डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू और गिरना। लेट्स सपोज करो पहले यहां पर जो $1 था, सपोज करो बस एग्जांपल के तौर पे, पहले $1 बराबर 70 रुपए था। अब मान लो यहां पर $1 80 रुपए का हो गया है। तो पहले बाहर से एक व्यक्ति आ रहा था, क्योंकि $1 अगर 80 रुपए हो गया मतलब $1 के बराबर 80 रुपए है, तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है। इंडियन रूपी यहां पर गिर चुका है नीचे, क्योंकि आप 80 रुपए दोगे तब $1 मिलेगा। समझे? तो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब भाई बाहर का व्यक्ति है, अगर $1 पहले वो $1 लेकर आ रहा था तो 70 रुपए का सामान लेकर जा रहा था हमारे देश से। अब वो एक ही $1 लेकर आएगा, यानी प्राइस वही है, अब वो 80 रुपए का सामान लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिर गई है। और हम इस करेंसी की वैल्यू को कैसे भी गिरा सकते हैं? एक जो मेथड मैंने आपको बताया, डिवैल्यूएशन के मेथड से। डिवैल्यूएशन से अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दो, जिससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। एक्सपोर्ट बूस्ट होगा यानी कि बाहर वो व्यक्ति बहुत सारा सामान इंडिया से खरीदना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वो सोच रहे हैं भाई $1 में 70 रुपए का सामान मिला था, अब यहां पर वैल्यू और गिर गई, अब $1 में 80 रुपए का सामान मिलेगा, चलो इंडिया से सामान लेकर आओ। तो इंडिया सामान बेचेगा बहुत सारा। ठीक है,
इंडिया बहुत सारा एक्सपोर्ट कर सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन क्या ये वाकई में फ़ायदेमंद है भारत के लिए? नहीं, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग नहीं है। और ज़्यादातर आइटम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों को, वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? पहले तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, और रॉ मटेरियल बेसिकली दूसरे कंट्री से आ रहा है, उससे यहां पर हम बना के फिनिश प्रोडक्ट बना के तब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है डीवैल्यूएशन, ये उसके लिए है जिसके देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जो अपने एक्सपोर्ट को वाकई में वैल्यू कर सकता है। समझे? जैसे चाइना की बात हो रही है, चाइना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर संभाल रहा है। तो अगर यहां पर करेंसी डीवैल्यू चाइना कर लेगा, करेंसी को और ज़्यादा गिरा लेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा उसके देश का, इससे चाइना को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में है ही माहिर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के मार्केट को कैप्चर कर रखे हैं, तो वो फ़ायदा कमा सकते हैं। इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, हम तो आज इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं अलग अलग देशों से, हमको तो उल्टा नुकसान होगा। फ़ायदा थोड़ा सा हो सकता है एक्सपोर्ट करके, लेकिन नुकसान बहुत होगा इंपोर्ट करके। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट जब आप करोगे, अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ठीक है, जब करेंसी की वैल्यू गिर गई है, अब इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट तो ठीक है बढ़ जाएगा, लेकिन इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। अब इंपोर्ट पे तो इंपैक्ट देखो, और इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो प्रॉब्लम यह है डीवैल्यूएशन की वजह से यहां पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ट्रेड बैलेंस यहां पर बिगड़ सकता है। समझे? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है ये क्या है। तो डिवैल्यूएशन क्यों सोल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है? अगर आपसे मेंस में भी पूछ ले कि बताओ रुपी जो ये एग्जैक्टली गिरा, इसमें डिवैल्यूएशन सोल्यूशन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पहला, एक्सपोर्ट्स गेन्स आर लिमिटेड। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है भाई, वो बहुत कमज़ोर है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो रुपी का डेप्रिसिएशन मतलब इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे महंगा, उससे बनाएंगे सामान और फिर वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंपोर्ट हमारे लिए कॉस्टलियर हो जाएगा, हम एसेंशियल आइटम कच्चा तेल वगैरह इंपोर्ट करेंगे। पहले हम लोग 70 रुपये दे के क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, अब वही क्रूड ऑयल 80 रुपये दे के खरीदना पड़ेगा, तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगा है, हमारा बिल बढ़ेगा, रुपी और कमज़ोर हो जाएगा, इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। समझे? ये है प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर बात आती है डीवैल्यूएशन के बारे में, ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो साइकिल चल रही है कि भारत की वैल्यू, जो करेंसी की वैल्यू वो कम क्यों हुई है? क्योंकि रुपी गिरा, इन्वेस्टर्स में डर बैठा, और बहुत सारा पैसा यहाँ पर अपने मार्केट से निकला, कैपिटल आउटफ्लो हुआ। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे ये डिप्लोमेटिक सोल्यूशन आएगा, ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी, वापस से जो सिचुएशन है वो हमारी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आ चुका है। रिवाइज करना हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये सारा का सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि इस एडिटोरियल से कुछ आउटपुट हमें मिला है नहीं मिला है, ज़रा इसको चेक तो कर लें। तो ये यूपीएससी 2021 का यहाँ पर एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। 2021 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, यानी जो डिवैल्यूएशन होगा करेंसी का, जब हम करेंसी की वैल्यू गिरा देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या इससे जो कंपिटिटिवनेस है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की फॉरेन मार्केट में वो बढ़ेगा? क्या इससे एक्सपोर्ट बढ़ सकता है? कहोगे हाँ सर अभी तो पढ़ कर आए, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी की, यानी कि हमारी करेंसी की फॉरेन वैल्यू बढ़ा देगा। नहीं भाई, ये हमारी करेंसी की फॉरेन वैल्यू और गिरा रहा है नीचे। डिवैल्यूएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कहता है ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करेगा। अब ट्रेड बैलेंस इंप्रूव कर सकता है, लेकिन ये क्या लॉजिकली करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है? नहीं। कुछ कंट्रीज के केसेस में ट्रेड बैलेंस को ये और बिगाड़ देगा। इंडिया के केस में बात करेंगे तो क्या ट्रेड बैलेंस करेगा? नहीं। भले ही एक्सपोर्ट में अगर डिवैल्यूएशन करके एक्सपोर्ट में फायदा मिलेगा, तो इंपोर्ट में तो घाटा हो रहा है ना, तो ट्रेड बैलेंस तो कहां से हो गया? कोई बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो ये वाला थर्ड वाला भी गलत है, बट पहला वाला यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन 2021 का डिवैल्यूएशन को लेकर। तो कुछ ना कुछ मिला ना इस आर्टिकल से, कुछ ना कुछ सीखा। ये टर्म हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टर्म को मैंने अलग से अपने थंबनेल के अंदर में मेंशन कर रखा है। तो ये दोस्तों आज का होता है हमारा सेशन समाप्त। वैसे एक आर्टिकल और है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम वाला, उसको मैं अभी के लिए रोक रहा हूँ, कल के सेशन में लेंगे। सेशन को जल्दी करेंगे और बहुत सारे कंटेंट लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, देखो यार वीडियो को रिकॉर्ड कर करके अपलोड करना पड़ रहा है, कुछ इंटरनेट की इशू है, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से कोई बात नहीं। फिलहाल जो भी है कंटेंट आपको मिलेगा, बेहतर से बेहतर सब कुछ सीखने को मिलेगा, और इवन आपको ये पता चलता है कि ये आर्टिकल मेरे एग्जाम के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। मुझे इस आर्टिकल में पढ़ना क्या है ये पता होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आप
अननेसेसरी चीज़ों पे टाइम वेस्ट कम करेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया कि डीवैल्यूएशन क्यों सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में ये कुछ चीज़ें इवन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसी तरीके से एडिटोरियल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली है, बहुत कुछ जानने को मिला है। सेशन में इतना ही है, बाकी मैंने आपको पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन बता दी है कि सर ये पीडीएफ्स मुझे कहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे कमेंट आते हैं। ये सारे के सारे पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेंगे हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट है जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का ये व्हाट्सअप नंबर है 8534873368। मैसेज कर देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा, उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं आज के सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।